हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के वीडियो सॉल्यूशन फ्रॉम अ चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, या फिर आप कह सकते हैं COM, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक NCERT at your fingertips by the publication MTG. So let us start with the solution of question number 26. तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में बेटा? कहते हैं when a torque acting upon a system is zero, which of the following will be constant? When torque is zero, then angular momentum change is zero, because torque क्या होता है बच्चों? dl/dt. Then angular momentum remain कांस्टेंट। तो ये तो थ्योरेटिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड टॉर्क। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? क्या फॉर्मूला है? R क्रॉस F। जैसे कि आप जानते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। दैट मीन्स R क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू R। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? दैट मीन्स टाउ इज परपेंडिकुलर टू R एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू F। इन दोनों के क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? R डॉट टाउ इज इक्वल टू 0। और यहां पर आप लिख सकते हैं F डॉट टाउ। स्केलर है, चाहे आप दोनों में से किसी को भी आगे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0, ये भी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू A, परपेंडिकुलर टू B। तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R, परपेंडिकुलर टू F। तो क्या आंसर बन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है हमें? कहते हैं द पोजीशन of particle is given by this, linear momentum is this, then its angular momentum about the origin is perpendicular to। जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास क्या होगा? R क्रॉस F। तो हमें पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा बेटा। कैसे करेंगे? I, ये हमने सीखा था ना वेक्टर में, I माइनस जे के। ठीक है, कुछ टीचर्स बेटा इसे अलग तरीके से थोड़ा बताते हैं, वो यहाँ माइनस जे नहीं लिखते हैं। बुक्स में भी किसी किसी में यहाँ माइनस जे लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता। कोई चिंता नहीं है, आपको जैसे भी आपके क्लास टीचर ने बताया होगा आप वैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब R के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, क्या आएगा? 1 2 -1। फिर P, सॉरी यहां पर हमें क्या फाइंड करना था? एंगुलर मोमेंटम। मैंने R क्रॉस F लिख दिया, R क्रॉस P था। टॉर्क थी R क्रॉस F बेटा, वो पिछले क्वेश्चन की जगह वहां R क्रॉस F लिख दिया बाय चांस, बाय मिस्टेक। तो यहाँ P के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 3 4 -2। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। R के कोफिशिएंट लिख लिए और P के कोफिशिएंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। कैसे? पहले हमने आई कैप ये रखा, ये रो छोड़ दी, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया बेटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, अपर से लोअर, लेफ्ट अपर से लोअर। पहले 2 इंटू -2 -4, फिर -1 इंटू 4 -4। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। फिर हमने किसको रखा? माइनस जे। किसको रखेंगे बेटा? माइनस जे। अब माइनस जे रखा, अब आपको क्या करना है? 1 इंटू -2। मैंने कहा था ना कुछ टीचर क्लास में यहाँ प्लस रख लेते हैं, तब वो पैटर्न बदल देते हैं। जो मल्टीप्लाई का पैटर्न है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, बट यहां पर हमने जब इसको किया तब भी इधर से इधर गए। अब जब माइनस जे रखेंगे तो ये कट गया। अब भी हम इसी पैटर्न में
जाएंगे। तो क्या आएगा, -2 -3, ओके, प्लस k कैप। अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये k कैप के साथ इसको छोड़ दिया, 1 × 4 4 -2 × 3 क्या आ जाएगा, 6, ओके। तो गौर से देखिए क्या बच गया बच्चों, यहां पर ये कट गया 0, ये बच गया +j, यहां +1 था, माइनस बच गया -j, क्योंकि अंदर क्या बच गया था, +1, यहां क्या बच गया बेटा, -2 के। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस प्लेन में आ गया बच्चों, L, एंगुलर मोमेंटम इज इन YZ प्लेन, एंगुलर मोमेंटम इज इन YZ प्लेन। बट हमसे क्या पूछा है, यहां हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू। बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं, YZ प्लेन मार्क कर देते हैं, बट इट लाइज इन YZ प्लेन एंड YZ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन। परपेंडिकुलर पूछा है, किसके परपेंडिकुलर होगा, तो किसके परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम z component of angular momentum of particle whose position vector is r with x component, देखिए ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या दिखा है, कंपोनेंट्स x y z, यानी कि x i कैप, y j कैप, z k कैप, ओके। लीनियर मोमेंटम p क्या बनेगा, p x i कैप, p y j कैप, p z k कैप, ओके। हमसे क्या पूछ लिया, द लीनियर मोमेंटम दिस, जेड कंपोनेंट पूछा है एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखेंगे बेटा वही i - j k कैप, i के कोफिशिएंट्स x y z, r के कोफिशिएंट्स हैं p के px py pz। हमसे कौन सा कंपोनेंट पूछा है बेटा, हमसे पूछा है z कंपोनेंट। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या देख रहा हूं, प्लस लिख दिया, मैं सिर्फ z कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं। तो मैंने किसको रखा, k को, इन दोनों को काट दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x py माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y px। तो हमारे पास z कंपोनेंट क्या होगा, दिस इज द z कंपोनेंट, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में। तो क्या आएगा, x py माइनस y px। क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, अ फोर्स F act at a point whose position vector with respect to the axis of rotation is r, the torque। टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला लगाना था हमें। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F, सिंपल। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए, और कुछ भी नहीं है इसमें, हमें क्या दे रखा है, R क्रॉस F, ओके बेटा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m having linear momentum p at position r relative to origin. Let L be the angular momentum of the particle with respect to the origin. Which of the following equation represent RPL? कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करेगा, तो L क्या होता है बच्चों, हमारे पास R क्रॉस P होता है, बात समझ रहे हैं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, R क्रॉस dp बाय dt। एक तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, उसको इधर ले आइए बेटा, dl बाय dt
माइनस आर क्रॉस डी पी बाय डी टी। ओके, डी पी बाय डी टी, समझिए। और आप इसे कैसे देख सकते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है बच्चों, आर क्रॉस एफ। आर टॉर्क होती है डीएल क्रॉस dt, डीएल बाय dt। एफ क्या होती है, dp बाय dt। ये दोनों सेम बातें हो गई। इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाएगी, डी ऑप्शन बन जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टॉर्क जीरो, क्योंकि टॉर्क होता है डीएल बाय dt। तो क्या होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट, रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू जीरो टॉर्क। सेंट्रल फोर्स की वजह से, अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है रोटेटिंग, तो सेंट्रल फोर्स की वजह से टॉर्क, क्योंकि दिस फोर्स passes through the point of axis of rotation, the point of rotation, that's why its torque is a zero, hence its angular momentum is a constant। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी हम ये बात करेंगे। ओके, यहां पर भी ये बताया गया है कि अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और फोर्स सेंट्रल है, सेंट्रल फोर्स होने की वजह से सेंटर में से पास करेगी, तो टॉर्क क्या हो गई, जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज सेंटर इज कांस्टेंट। Question number 33. The force act on the particle whose position vector is this. What is the torque of a given force about origin? ध्यान से देखना है बेटा, 33 नंबर क्वेश्चन में जो फोर्स है ओरिजिन से, जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दिया गया है। ओरिजिन के अबाउट हमें टॉर्क निकालनी है और फोर्स इसी पॉइंट पे लग रही है। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास वही फिर से लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मेथड, आई माइनस जे के। पहले किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, आर के। आर के कोफिशिएंट ध्यान से देखना है बेटा, ये फोर्स है, ये आर है। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो हमारे पास प्लस माइनस की गलती हो जाती है। क्यों हो जाती है, आपको पता है ना, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर आपने इसको गलत मल्टीप्लाई कर दिया, आपने आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर कर दिया, तो आगे कौन सा आ जाएगा, माइनस। सभी ऑप्शन में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी ऑप्शंस बनाकर हमें दी जाती हैं। ओके, गौर से देखिए बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, आई, वही फिर से आई को हमने कॉमन रख लिया बाहर, -1 इंटू -5, 5 हो गया, -1 इंटू 3, 3 हो गया बेटा, माइनस जे, 1 इंटू -5, -5 हो गया, माइनस 1 इंटू 7, -7 हो गया। ओके, प्लस के बेटा। अब क्या करेंगे, वही फिर से के, 1 इंटू 3, 3 हो गया, -1 इंटू 7, -7 हो गया। ओके, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 2i कैप, ये -12 माइनस माइनस प्लस 12j कैप, ये 3 + 7 10k कैप। तो क्या आ जाएगा, गौर से देखिए, 2, 12 एंड 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट रहे किसी क्वेश्चन में, किसी सॉल्यूशन में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि इस जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाए सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बेटा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जो गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड
कर सकते हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है बच्चों? अ स्मॉल मास m is attached to a small massless string whose other end is fixed at p as shown in figure. The mass is undergoing circular motion in xy plane with the center at O. The constant angular speed omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by this. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इसे। ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, पहले इसको O के अबाउट देखते हैं। सॉरी, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभार बढ़िया शेप बनाता है। देखिए बेटा, ये हमारे पास कोई पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ठीक है। तो ओरिजिन के अबाउट, सिर्फ इस पॉइंट O के अबाउट अगर आप देखें तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mr² ओमेगा किसी भी इंस्टेंट पे। तो जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इसने कहा है ना, अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट हो। समझे बात? बट व्हाट अबाउट P? जब आप इसे P के अबाउट देखेंगे बेटा, जब आप इसे P के अबाउट देखेंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, जब ये P के अबाउट है तो इसकी जो, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार, कुछ ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। जब ये हमारे पास इधर होगा और इधर होगा, दो पोजीशन पे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v इस तरफ है बेटा, और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास इधर है बेटा r। तो जब आप r क्रॉस p करेंगे, r क्रॉस v, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। r क्रॉस v करके देखिए बेटा, इधर r है, इस तरफ v है। अगर ये r इधर v, r क्रॉस v करेंगे तो LP इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इस सिचुएशन पे देखेंगे तो v इधर होगा और r इधर होगा। जब आप r क्रॉस p करेंगे तो हमारे पास जो L है वो इसके परपेंडिकुलर, इसके v के भी परपेंडिकुलर और p के भी परपेंडिकुलर, तो कहीं इधर हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड, ये r कांस्टेंट है, ये एंगल कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो LP के क्रॉस देखें तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, चेंजिंग। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, LP नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है इसलिए LP इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या आएगा हमारे पास, LO रिमेन कांस्टेंट बट LP वेरीज विद द टाइम। ओके, क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर के अबाउट सेम है, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है, तो डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्सियल वेक्टर की, जिधर हमारे पास एक्सिस के अलोंग होती है। किधर होती है डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग होती है। समझ रहे हैं? तो यहां पर r क्रॉस p करेंगे तो इधर इधर बदलती रहेगी, तो ये ऐसे डायरेक्शन घूमती रहेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है बच्चों, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए। तो क्या आ जाएगा, अगर दोनों में से सिर्फ किसी एक में है, ओनली ट्रांसलेशनल ओनली रोटेशनल, तो हम कहेंगे इट इज इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल प्रोड्यूस। कपल का मतलब बच्चों, यहां पर कपल का मतलब क्या है,
two equal and opposite forces which have different line of action, which have different line of action. ये ऐसे है, ये ऐसे, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ओपोजिट है, तो इसको क्या बोला जाता है? कपल. दीज टू प्रोड्यूस, नेट फोर्स क्या हो गई बेटा? 0. तो ट्रांसलेशनल मोशन चेंज नहीं करेंगी, बट ये भी इसको इधर घुमा सकती है और ये भी इसको इधर घुमा सकती है. तो दीज टू प्रोड्यूस प्योर रोटेशनल मोशन. क्या करती हैं? प्योर रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज कपल. यस, जो हमने अभी अभी देखा. इनकरेक्ट पूछा है हमसे. ओके. अ कपल प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशनल. ये भी करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. व्हेन वी ओपन द लिड ऑफ बोतल बाय टर्निंग, जब आप लिड को ओपन करते हैं तो एक फिंगर इधर फोर्स लगाती है कि इधर फोर्स लगाती है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? कपल अप्लाई करते हैं. यस. मूवमेंट ऑफ कपल डिपेंड अपॉन द पॉइंट अबाउट विच वी टेक द मूवमेंट. ये गलत है. कैसे बेटा? अगर आप इसी डायग्राम को फिर से देखें, सॉरी, अगर आपको याद हो कि जो मूवमेंट है वो किसके बराबर होती है बेटा? टॉर्क आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करती है. अब चाहे आप बीच में से हिंज यहां कर दो, या फिर यहां कर दो, या फिर यहां, टॉर्क हमेशा क्या रहेगी? आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. तो वो इस हिंज पे डिपेंड नहीं करती. तो मूवमेंट ऑफ कपल डू नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट, बट इसने कहा है डिपेंड अपॉन द पॉइंट, तो इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया है. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखिए. अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2L is acted upon by some forces. All the forces are labeled. Which cases have non-zero net torque acting on the rod about the center? Center के about non-zero torque किस में है? पहले केस में देखो बेटा, ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश कर रही है? इस तरफ. और ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश कर रही है? इस तरफ. तो पहले केस में नेट टॉर्क क्या हो जाएगी? ये वाला डिस्टेंस कितना है? L. L इंटू एफ साइन 90. दूसरा कितना है? एल एफ साइन 90. दोनों की डायरेक्शन किधर थी? ये फोर्स इसे किधर घुमा रही थी बेटा? ऐसे. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. ये वाली फोर्स इसे किधर घुमा रही थी बेटा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये कितना आ गया? 2LF. तो नॉन जीरो हो गया बेटा, हमें ये पता चल गया. दूसरे केस में ये फोर्स इसे किधर घुमा रही है बेटा? इसके अबाउट देखिए, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये किधर घूमेगा? ऐसे. ये वाली फोर्स इसे किधर घुमा रही है? ऐसे. और ये वाली फोर्स इसे किधर घुमा रही है? ऐसे. यानी कि इन दोनों की, इन तीनों की भी टॉर्क क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन में. तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगी? पहले की वजह से एल एफ साइन 90, दूसरे की वजह से L/2F साइन 90, तीसरे की वजह से LF साइन 90. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5/2LF. ओके. तो इसमें भी नॉन जीरो है, हमें नॉन जीरो टॉर्क फाइंड करनी थी. तो वो थर्ड केस में क्या होगा? थर्ड केस में गौर से देखिए बेटा, ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगी? इधर. ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगी? इधर. ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगी? इधर. और ये वाली फोर्स इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगी? इधर. ध्यान से देखिए बेटा, जो टॉर्क है वो अलग अलग डायरेक्शन में है. अगर मैं टॉर्क 1 इसे लिख रहा हूं, इसे टॉर्क 2 लिख रहा हूं, इसे टॉर्क 3 लिख रहा हूं और इसे टॉर्क 4 लिख रहा हूं, तो ये नेट टॉर्क 1 किधर है? L/2F साइन 90.
किस तरफ है बच्चों? क्लॉकवाइज। ये कौन सी है बेटा? क्लॉकवाइज। टॉर्क 2 बेटा वो क्या होगी? एल एफ साइन 90, बट किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को माइनस और क्लॉकवाइज को क्या लिख लिया? इसको प्लस, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। ओके। फिर टॉर्क 3, टॉर्क 3 किधर है? इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये क्या आएगा? L/2F साइन 90। फिर टॉर्क 4 ये किस तरफ है? क्लॉकवाइज, तो टॉर्क 4 क्या आएगी? LF साइन 90। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला इसको काट देगा और ये वाला इसको काट देगा, तो टॉर्क क्या आ गई? 0। तो नॉन जीरो टॉर्क हमसे क्या पूछा था बेटा? नॉन जीरो टॉर्क वो कौन से दो केसेस में होगी? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो क्या आंसर आएगा बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? ध्यान से देखिए बेटा। ये कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। यस, ये डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इज 0। ये दो डेफिनेशन हम इसकी यूज करते हैं। फिर कहता है सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइट लार्ज रेडियस। गौर से देखिए बेटा, अगर मैं अर्थ का रेडियस इनफाइनाइट लार्ज देख रहा हूं, इसका मतलब आई एम टेकिंग अ हाइट मच लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ, तभी तो मैं अर्थ के रेडियस को इनफाइनाइट लार्ज ले रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास जी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास जी यूनिफॉर्म हो गया तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। यही तो डेफिनेशन होती है या थ्योरी होती है। व्हेन जी इज यूनिफॉर्म देन क्या कंडीशन होती है कि ये दोनों कोइंसाइड कर जाएं? व्हेन जी इज यूनिफॉर्म। तो जब आपने रेडियस ऑफ अर्थ को इनफाइनाइट ले लिया तो इसका मतलब जी क्या हो गया? यूनिफॉर्म बेटा। तो ये दोनों क्या करने चाहिए? कोइंसाइड। अब आप कहेंगे सर ये तो आंसर में दिया नहीं है। बहुत सारी जगह पर इंटरनेट में बेटा इसका ये वाला आंसर गलत बताया गया है, बट आई पर्सनली बिलीव, मैंने और भी टीचर्स के साथ डिस्कस किया है, दिस शुड बी द राइट आंसर। ये फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर होने चाहिए। टू इवेल्युएट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एक्सटर्नल पॉइंट, एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो बेटा, इनकरेक्ट। रिंग के केस में आप यहां पर फील्ड लिख रहे हैं या फोर्स, तो क्या इस रिंग का सारा मास यहां लिखते हैं? क्या ये फोर्स जी m/m0/r होती है? नहीं होती। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना, वो खतरनाक सा रूट में होता है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी, r² + x² की पावर 3/2 ऐसे वाला होता है ना, इंटू m0 फोर्स के लिए। तो पूरे मास को हम सेंटर पे नहीं मान सकते, वो सिर्फ कब मान सकते हैं? स्फीयर के लिए। वो भी कब? जब आप स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे फोर्स लिख रहे हो, तब तो माना जा सकता है। अगर अंदर वाले पॉइंट पे लिखेंगे क्या तब भी मान सकते हैं? नहीं। तो ये पॉइंट क्या है बेटा? गलत है। बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि इसको करेक्ट बता रखा है, बट ये गलत है। फोर्थ देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे नहीं भाई, पता नहीं कैसे ये करेक्ट दे रखा है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था रोटेशनल मोशन में? कि अगर हमारे पास ये कोई एक्सिस है, अगर ये हमारे पास कोई एक्सिस है, अगर मैं चाहता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट MOI सेम रहे, तो मैं इस पूरी बॉडी का मास कितने डिस्टेंस पे अज्यूम कर सकता हूं? इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये किसके बराबर आ जाता है? ICOM + MD²।
डी डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है। तो ये एम के स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का है, एम डी स्क्वायर। ये डी है, ये के है, ये तो जीरो होता ही नहीं आईसीयू तो कभी भी, तो के डी के बराबर नहीं होता। तो ये दोनों गलत हैं बेटा, इसमें आपको करेक्शन करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो सेटिस्फाई हुए होंगे। आपके मन में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने जो रेगुलर टीचर्स हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। तो आपको यही दोनों सॉल्यूशन मिलने चाहिए। अगर वो कोई और सॉल्यूशन बताते हैं इनमें से तो आप उनसे इस बारे में भी बात कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और ये दोनों क्यों गलत हैं इसके बारे में भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जो करेक्शन है वो आप कर लेंगे। आंसर की में ये वाला गिवन है बट ये इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है ये कहता है नॉन यूनिफॉर्म बार of weight W and length L is suspended by two strings of negligible weight. Okay, as shown, the angle made by the strings are theta 1, theta 2. The distance of the center of gravity of the bar from its left end से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है, d है। तो हमें वही फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस d कितना होगा। ओके, गौर से देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब अगर आप इसके ऊपर देखें, मान लो इधर टेंशन T1 है, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर टेंशन T2 मान ली, इधर टेंशन T1 मान ली। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वर्टिकल के साथ एंगल θ1, तो इधर क्या आ जाएगा T1 cos θ1। इधर वर्टिकल के साथ एंगल कितना है बेटा, θ2। समझ गए ये एंगल कैसे आया, ऑल्टरनेट एंगल बेटा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा θ2, T2 cos θ2। इसका दूसरा कंपोनेंट बेटा इधर T2 sin θ2, और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, sin θ1। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, यहां से वेट लग रहा है, कितने डिस्टेंस से लग रहा है, इस एंड से d डिस्टेंस पे। तो ये वाला हो गया L माइनस डी, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है L। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर आप देखें पहले तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, T1 sin θ1 इक्वल टू T2 sin θ2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में वेट, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वेट T1 cos θ1, T2 cos θ2 इक्वल टू वेट बच्चों। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। फिर अगर आप देखें टॉर्क, अब मुझे टॉर्क लगानी, क्योंकि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है जिसमें हमने फोर्स बैलेंस करी। अब अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखना है तो हमें टॉर्क बैलेंस करनी पड़ेगी। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं बेटा। मान लेता हूं मैं यहां पर, हमने इस पॉइंट ए के अबाउट लिख ली, तो मैंने टॉर्क अबाउट ए को क्या कर दिया, 0। तो वेट की वजह से वेट इंटू डी, वेट इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगा बेटा, इधर इस पॉइंट के अबाउट, ये वेट इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। और दूसरी फोर्स, इनकी वजह से तो टॉर्क 0 है जो इसमें से पास करेगी, इसकी वजह से भी टॉर्क 0 है क्योंकि इसमें से पास करेगी। बचा कौन सा कंपोनेंट, ये वाला, ये इसे किधर घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बीच में साइन क्या आ गया, T2 माइनस आ गया T2 cos θ2, डिस्टेंस कितना, L इक्वल टू 0 बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से आप लिख सकते हैं T2 cos θ2 इक्वल टू W बाय L इंटू डी। आप इसे इधर ले गए
और L को डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा। इसको आपने पुट कर दो बेटा, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा T1 cos θ2 सॉरी θ1 प्लस W d बाय L इक्वल टू W, तो ये किसके बराबर आ गया T1 cos θ1 इक्वल टू, ये उधर चला गया बेटा 1 माइनस डी बाय एल, यही बन गया हमारे पास। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये 3 है ये 4 है, डिवाइड 3 एंड 4, डिवाइड 3 एंड 4, तो हमारे पास किसकी रेशो आ गई cos θ2 डिवाइड बाय cos θ1 डी बाय एल, ये आ गया L माइनस डी बाय एल, तो L से L कट जाएगा, क्या बच गया डी L माइनस डी। समझे? अब यहां पर ऊपर क्या था T2, नीचे क्या था T1, यही था, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये भी 3 लिख दिया, ये भी 3 लिख दिया, T2 T1। ओके, अब T2 T1 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं आप, T2 बाई T1 किसके बराबर होगा बेटा? अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो T1 बाई T2 ये आ गया साइन θ2 बाई साइन θ1, तो T2 बाई T1 क्या आएगा? T2 की जगह साइन θ1, T1 की जगह साइन θ2, cos θ2 डिवाइड बाय cos θ1 d बाय L माइनस डी, तो ये हमारे पास क्या बच गया बच्चों tan θ1 tan θ2 d बाय L माइनस डी। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, L tan θ1 माइनस d tan θ1 इक्वल टू d tan θ2, हमें d चाहिए था, इसको उधर ले जाओ बेटा, तो d क्या आ जाएगा L tan θ1, इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan θ1 प्लस tan θ2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, तो क्या आ गया बेटा डी ऑप्शन। क्लियर है? सॉरी बी ऑप्शन। ओके, tan θ1 डिवाइड बाय tan θ1 प्लस tan θ2। ओके, क्लियर है? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 4 kg is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end। ध्यान से देखिए, एक तो ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, मास कितना है 4 kg, is supported on 2 knife edge placed 10 centimeter from each end। दो नाइफ एजेस दोनों साइड से ईच एंड से 10 सेंटीमीटर दूर है, इस तरीके से बेटा, तो टोटल लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर। अब कहता है अ 60 न्यूटन वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर दूर एक 60 न्यूटन वेट को हमने हैंग कर दिया, कितने दूरी पे बेटा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 30, तो एक सपोर्ट से 20 हो गया क्योंकि 10 ये था, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। रिएक्शन एट नाइफ एजेस इज, जो वेट है इसका वो कहां से लगेगा बेटा सेंटर से, वेट कहां से लगेगा बेटा, कितना वेट होगा 4 kg के कोरस्पॉन्डिंग 40 न्यूटन, कितने से लगेगा, अगर मैं एक इससे देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि हमें ये पीडीएफ शेयर करनी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई बेटा। मैंने जैसे कि बीच में कहा था, अब हम आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे जो सॉल्यूशन वाली है, ठीक है? बुक की पीडीएफ नहीं है, सिर्फ इसी की पीडीएफ दे देंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है सो दैट हम रिवाइज कर पाएं, तो आप रिवाइज कर पाएं तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो रिएक्शन एट ईच एंड पूछा है बेटा, रिएक्शन एट ईच, अगर आप N1 N2 मान ले तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो अपवर्ड फोर्स प्लस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स,
तो पहले तो आप ये लिख सकते हैं। फिर अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो आपको टॉर्क बैलेंस करनी पड़ेगी। टॉर्क वैसे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं, बट हम कुछ पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिनमें से कोई एक फोर्स पास कर रही हो, ए बी सी डी, और उस पॉइंट के अबाउट ज्यादा बेनिफिशियल होगा जिसके अबाउट एक अननोन फोर्स पास कर रही हो। इसलिए हम किसके अबाउट लिखेंगे बेटा? टॉर्क अबाउट ए लिखेंगे। तो क्या है ये टॉर्क अबाउट ए बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं तो N1 की वजह से तो टॉर्क 0 हो गई क्योंकि ए में से पास कर रहा है। इस 60 न्यूटन की वजह से किधर होगी बेटा? इसके अबाउट देखना है तो ये फोर्स इसे किधर घुमाएगी? क्लॉकवाइज घुमाएगी बेटा। तो कितनी होगी? 60। डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में लिखेंगे तो 0.2 मीटर क्लॉकवाइज है। ये वेट इसे किधर घुमाएगा बेटा? ये वेट इसे किधर घुमाएगा? इस पॉइंट को। ध्यान से देखिए, ये भी इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो ये भी ऐड हो जाएगा 40। डिस्टेंस कितना है बेटा? 40। इसीलिए मैंने पहले ही जो डिस्टेंसेस हैं वो कहां से लिख लिए थे? एक रिएक्शन से, एक नाइफ एज से लिख लिए थे, क्योंकि हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द टॉर्क। फिर तीसरी फोर्स कौन सी बच गई बेटा? N2। N2 किधर लगेगा? ऊपर। N1 भी किधर लग रहा था? ऊपर। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये इसे किधर घुमाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहां पर बीच में साइन क्या आएगा? माइनस। कितनी है? N2। डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 100 सेंटीमीटर था, 10 ये माइनस हो गया, 10 ये, तो कितना बच गया बेटा? ये 100 माइनस 20, 80 सेंटीमीटर, तो 0.8। क्या ये समझ में आया बेटा आपको? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? 0। तो अगर आप देखें, ये 12, ये हमारे पास 16, ये उधर चला गया, N2 0.8 बेटा। अब अगर आप देखें तो N2 कितना आ गया? 28 बाई 0.8, ऊपर ले जाएंगे इसे 8, 4 पे गया 70 बाई 2, 35। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो N1 क्या आएगा? 100 माइनस 35 यानी कि 65 न्यूटन। तो क्या आएगा बच्चों? 65 एंड 35। ओके, क्लियर है? कई बार बच्चे इसमें ये डाउट पूछते हैं कि सर आपको क्या पता कि ये इस हिंज से है, इधर भी लटका सकते हो, तो ये 65 ये 35 आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं कि ये 65 ये 35, ये 35 या ये 65। वैसा कुछ होता तो डायग्राम बना के देगा, अदरवाइज आप किसी भी एंड से इसे कंसीडर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों क्या कह रहा है? अ कार वेट्स 1800 kg, the distance between its front and back axle is 1.8 मीटर। एक कार है, ये इसका फ्रंट व्हील है और ऐसे ही इसका ये रियर व्हील है। समझ रहे हैं? 2 व्हील होंगे ना। अगर हम यहां पर देखें, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दें तो यहां पर 1 मिनट, एक व्हील ऐसे होगा, फ्रंट में 2 व्हील होंगे, है ना। और यहां पर भी ऐसे है ना, ये ऐसे। इन दोनों व्हील के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेल। उन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेल। ठीक है। फ्रंट एंड बैक एक्सेल, यानी कि इन दोनों में कितना डिस्टेंस है बेटा? 1.8 मीटर। समझे? इसे क्या कहा जाता है? बैक एक्सेल, जो पिछले दोनों व्हील को जोड़ता है, और इसे फ्रंट एक्सेल। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है बेटा? दोनों में गैप है 1.8 का, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वेट यहां से लगेगा। ये 1 मीटर, ये 0.8 मीटर। ओके। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। फ्रंट व्हील पे, ये ध्यान से देखना है बेटा, तो हमारे पास फोर्स
इस तरीके से लग रही होगी, ऐसे बैक व्हील पे लग रही होगी बेटा, बैक व्हील पे फोर्स, फ्रंट व्हील पे फोर्स, ईच फ्रंट एंड ईच बैक व्हील। तो अब अगर मैं देखूं तो सिंपल सीधा मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 कर दूं, तो मैंने टॉर्क अबाउट ए 0 कर दी, तो टॉर्क अबाउट ए इनकी वजह से 0 हो गया, किसकी वजह से बचा, वेट इनटू 1 मीटर माइनस 2 टाइम्स फोर्स ऑन ईच बैक व्हील इंटू 0.8। ये टॉर्क समझ में आया बेटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसके अबाउट ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसके अबाउट ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो दोनों की टॉर्क को हमने नलीफाई कर दिया, क्योंकि कोई गाड़ी जो है वो सिर्फ लीनियरली मूव कर रही है, ऐसे टर्न करती नहीं है। तो एफ बी किसके बराबर आ जाएगा, वेट डिवाइड बाय 1.6। वेट कितना है, वेट है 1800 और ये 16 इंटू 10 कर दिया बेटा, यहां पर 8 पे, ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले 2 पे गया 8, ये 900, फिर 2 पे गया 4, ये 45, 450 है ना। वेट कितना दिया है 1800, ये 1.8 है, ठीक है, यही बनेगा। कुछ इस तरीके का देख लेते हैं, 4500 डिवाइड बाय 4, ये कुछ ढंग का क्यों नहीं बन रहा, कुछ तो गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, हाँ ध्यान से देखिए, ये 1.8 था बेटा, टाइप गलती कर दी फिर से, ये क्या था 2 इंटू 1.8 बेटा, मैं भी कह रहा हूँ ये इतना अजीब सा क्यों बन रहा है। गौर से देखिए बेटा, 1800, ये वेट, ये मास था 1800 kg इंटू जी 10, और नीचे क्या बन गया 2 इंटू 1.8। अगर आप इसे कट कर देंगे तो ये 1000 और ये 5, तो ये कितना बच गया बेटा 5000, कितना बच गया 5000। तो रियर व्हील पे कितनी लग रही है 5000। टोटल फोर्स कितना था, टोटल वेट कितना है 2 टाइम्स फोर्स ऑन ईच फ्रंट व्हील, 2 टाइम्स फोर्स ऑन ईच बैक व्हील, ये आएगा 1800 इंटू 10, ये वेट हो गया ना, मास 1800 है, 2 इंटू एफ, ये कितना आ गया 2 इंटू 5000। तो बेटा फ्रंट व्हील पे कितनी फोर्स लगेगी 4000 न्यूटन। तो क्या आंसर आ जाएगा, फ्रंट व्हील पे 4 एंड बैक व्हील पे 5000। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है बेटा, अ यूनिफॉर्म लैडर 3 मीटर लॉन्ग weighing 20 kg leans against a frictionless wall। एक यूनिफॉर्म लैडर है, एक यूनिफॉर्म लैडर, ठीक है, जिस तरीके से ये हमारे पास कोई लैडर है, 3 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों 3 मीटर, 20 kg इसका वेट, फ्रिक्शनलेस वॉल है, वॉल फ्रिक्शनलेस है हमारे पास, वॉल इज स्मूथ फ्रिक्शनलेस, इट्स फुट रेस्ट ऑन रफ फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये कितनी दूरी पे है 1 मीटर, द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द वॉल एंड द फ्लोर। अब अगर आप ध्यान से देखें, रफ फ्लोर है तो यानी कि फ्लोर से फ्रिक्शन लगेगी बेटा, ये क्या है हमारे पास रफ, तो फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, जो हमारे पास फ्लोर है ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन और ये लगाएगा इधर फ्रिक्शन बेटा, क्यों, क्योंकि दिस लैडर हैज टेंडेंसी टू स्लिप बैकवर्ड, देन फ्रिक्शन विल अपोज दिस स्लिपिंग। और कौन सी लगेगी, वेट लगेगा बेटा W, और यहां पर कौन सी फोर्स लगेगी N1 N2, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। हमें क्या फाइंड करना है, रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, रिएक्शन फोर्स वॉल एंड फ्लोर का। अगर आप पहले फोर्सेस को बैलेंस करें, किसको बैलेंस करें बेटा, फोर्सेस को, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो ये कितनी होगी बेटा, अपवर्ड फोर्स N1, डाउनवर्ड फोर्स वेट, वेट किसके बराबर हो जाएगा
20 इंटू जी 200 न्यूटन। तो जो फ्लोर ने फोर्स लगाई, कौन सी, फ्लोर ने, सेकंड फोर्स, वो कितनी आएगी, 200 न्यूटन। ये 203, ये 230, ये हमारे पास 70, ये हमारे पास 35 36 के आसपास। तो हमारे पास जो मोस्ट क्लोज आंसर है वो कौन सा है, 203। तो अब अगर हम नीट में बैठे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं क्योंकि आपको ये मिल गया। बट जैसे ही आप दूसरा फाइंड करने जाएंगे तो टाइम और मेहनत लगेगी, क्योंकि अगर आप राइट साइड की फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड की फोर्स रखेंगे, तो राइट साइड की फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, लेफ्ट साइड की क्या है, N2। अब ना तो फ्रिक्शन पता है ना N2, इसके लिए मुझे अब क्या लगानी पड़ेगी, टॉर्क। टॉर्क लगाने के लिए मैं इस लैडर को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, मैं इस लैडर को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर लूं, मुझे अगर टॉर्क लिखनी है, उसी डायग्राम में सब कुछ करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो मैं किस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें से दो फोर्सेस पास कर रही हैं। अगर दो फोर्सेस पास कर रही हैं तो इनकी टॉर्क 0 हो गई। अब मेरे पास सिर्फ वेट की और इसकी टॉर्क लिखेंगे और N2 आ जाएगा, N2 से हमें F मिल जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये हमारे पास क्या लग रहा था, वेट लग रहा था, W। मान लो ये एंगल क्या था, अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो इस वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि टॉर्क क्या होती है, R इंटू परपेंडिकुलर, डिस्टेंस कितना है, L/2, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया, W साइन अल्फा। ये समझ में आया। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखें N2 को, इसको देखें बेटा, N2 को, तो इस N2 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ क्या आएगा, इधर एंगल कितना है, अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या बच गया, अल्फा। तो ये क्या बच जाएगा बेटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या बच जाएगा, N2 कॉस अल्फा। तो अब अगर मैं टॉर्क अबाउट ए लिखूंगा तो वेट की वजह से W साइन अल्फा L/2 माइनस नॉर्मल की वजह से N2 कॉस अल्फा L इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो ये आ गया W साइन अल्फा L/2, N2 यहां कॉस था, देखिए मैंने साइन लिख दिया, कॉस अल्फा L। अगर आप ध्यान से देखें L से L कट जाएगा, मेरे पास क्या बच गया बेटा, सिंपल बच गया W/2, यहां पर tan अल्फा भी बचेगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा tan अल्फा इक्वल टू N2। अब मुझे tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये डिस्टेंस क्या दिया गया था, 1 and 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन, अगर आप डायग्राम से देखें बेटा तो ये परपेंडिकुलर है। प्लीज ध्यान से देखिए, मैं यहां पर फिर से ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम। ये अल्फा था, ये वाली 1 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी बेटा, ये y किसके बराबर बच जाएगा, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो y बच गया 2√2। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या आ जाएगा बेटा ये, तो N2 हो जाएगा वेट डिवाइड बाय 4√2। वेट कितना है लेडर का, 20 kg, 20 इंटू 10√2, तो ये कितना आ गया, 50/√2। आप इसे लिख सकते हैं 25√2। तो एंड जो हमारे पास वॉल है, वॉल कितनी रिएक्शन फोर्स लगाएगी, 25√2, इसी में मैच करता है और किसी में तो है नहीं। तो यही हमारे पास क्या है बेटा, आंसर है। समझ गए कितना टाइम लग गया इस N2 के लिए, पहले टॉर्क लिखो, फिर ये tan अल्फा लिखो,
बट अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं, ये फोर्स लिखते ही आपका आंसर आ गया था, आप इसे मार्क कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, गौर से देखिए। ये कहता है अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ मास m एंड साइड a is placed on frictionless horizontal surface. A vertical force F is applied to edge as shown in the figure. Match the column 1 with the 2. इसके साथ हमें मैच करना है। अब देखो रिवर्स चलना पड़ेगा, इसको नहीं देखना, पहले इसको देखना है। पहले हमें देखना है P ऑप्शन को। इसको थोड़ा सा स्पेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं बेटा। चलिए देखते हैं। अब अगर मैंने कहा पहले पी साइड से चलेंगे। पी ऑप्शन के लिए अगर आप देखें, क्यू विल मूव अप, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है बेटा। तो क्यूब कब मूव करेगा ऊपर की तरफ, व्हेन वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। जब क्यूब ऊपर की तरफ कब मूव करेगा, जब फोर्स mg से बड़ी हो गई। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी। तो सी के साथ क्या मैच कर गया, पी। पहला देखो, सी के साथ पी किस में है, सिर्फ इसमें, तो मुझे आंसर मिल गया बेटा। आप कंपटीशन में बैठे हो, आप कंपटीशन में बैठे हो तो उसमें हमें एक्यूरेट आंसर जल्दी से जल्दी मार्क करना है। सभी पार्ट आते हो या ना आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसमें देखा कि भाई मुझे मैट्रिक्स मैच सॉल्व करना है, मैंने पी ऑप्शन देखी, पी के साथ क्या मैच कर गया, सी। जय माता दी, मेरा काम हो गया। समझे बात। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्यू ऑप्शन, क्यू के साथ चलते हैं। क्यूब विल बी इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो तो फोर्स जो है हमारे पास mg से कम हो जाए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर मैं कहूं कि टॉपलिंग ना हो, टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी बेटा, ये ब्लॉक जब टॉपल करेगा, टॉपलिंग की कंडीशन, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, देखिए टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी, टॉपलिंग की कंडीशन होगी कि ये ब्लॉक इसके अबाउट लिफ्ट कर जाए। यस और नो। तो टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी बेटा, टॉपलिंग की कंडीशन होगी कि वो इसके अबाउट लिफ्ट ना करे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो F इंटू ए है, अगर ये साइड लेंथ कितनी है a, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वेट इंटू a बाई 2, टॉपलिंग की कंडीशन। समझे, जब इस फोर्स की टॉर्क इस वेट की टॉर्क से ज्यादा हो गई तो ये इसके अबाउट घूम जाएगा, टॉपल कर जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू mg बाई 2। तो टॉपलिंग के लिए F mg बाई 2 से छोटा होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब mg बाई 2 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, A, इसका था C। तो यानी कि Q के साथ A, तो A के साथ Q हो गया बेटा, ये भी मैच कर गया। Q will begin to rotate and slip at A, A पे A के अबाउट रोटेट होना शुरू हो जाएगा, कब बेटा, जब हमारे पास टॉपल करेगा। टॉपल अबाउट A, टॉपल अबाउट A कब करेगा, जब फोर्स की टॉर्क वेट की टॉर्क से ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg बाई 2 से बड़ा होगा। तो इसके साथ क्या बन गया, B बन गया बेटा। तो यानी कि B और R मैच कर गए। तो कर रहे हैं ना सारे, देखो हमने एक ही ऑप्शन मैच करके आंसर डिसाइड कर लिया था, बाकी सब हम चेक कर रहे हैं। S ऑप्शन बेटा,
नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिव एट a/3 फ्रॉम a नो मोशन। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। कहता है जब हमारे पास कोई मोशन नहीं है, ना रोटेशनल यानी कि ना टॉपलिंग है और ना ही ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, और हमारे पास ये F है, यहां से क्या लगेगा, वेट लगेगा बेटा नीचे। और जब इक्विलिब्रियम हो और फोर्स लग रही हो तो ये कंसेप्ट किसके ऊपर आ गया, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। ये किसके ऊपर आ गया बेटा, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। जब हमारे पास ये फोर्स नहीं होती तो नॉर्मल एक्ट अलोंग दिस लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट जब टॉपलिंग होती है तो नॉर्मल पासेस थ्रू ए। तभी हम सिर्फ इन दोनों की टॉर्क लिखते हैं एट द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग। बट जब ना तो ये टॉपल कर रहा है और ना ही ये ऊपर मूव कर रहा है, तो जो नॉर्मल है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, और वही दिया है, कहता है a/3 पे लाई करेगा। कितने पे लाई करेगा, a/3। तो पहले फोर्स बैलेंस करें तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नॉर्मल की वैल्यू आएगी वेट माइनस एफ। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को करते समय एनआर को वेट के बराबर पुट कर लेते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ए के अबाउट टॉर्क 0 होगी, एनआर की वजह से एनआर इंटू a/3 कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। वेट की वजह से a/2, वेट कहां से पास होता है बेटा, a/2। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वेट इंटू a/2। फोर्स की वजह से बेटा इधर ही लगेगी, तो एनआर की डायरेक्शन में F इंटू ए। एनआर की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, W माइनस एफ। ए तो सब में से कॉमन आके यहां से ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बाय 3, ये बच गया W/2, ये F। तो बेटा F की टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और वेट की टर्म को एक साइड। पहले ऐसा कर लेते हैं, ये बन गया W/2 और ये बन गया माइनस F/3 प्लस F। तो ये बच गया W/6 इधर आकर, और वो बच गया 2F/3 उधर, तो ये कट गया। तो F किसके बराबर आ गया बेटा, W/4, यानी कि mg/4। ओके, तो क्या बच गया, देखिए S के साथ क्या मैच कर गया, D। तो देखिए सभी ऑप्शन इसमें मैच कर गई। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इस PDF को भी आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, वहां पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ये तो याद ही करना है बेटा, मास दैट रिप्रेजेंट इनर्शिया, मास रिप्रेजेंट इनर्शिया, और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे, तो एनालॉग क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैच द कॉलम 1 विद 2 फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk², k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होती है, आई अल्फा। तो ये तो सीधा सीधा आप मार्क कर सकते हैं, A का R, B का S, C का P, D का Q। समझ रहे हैं। अब जैसे A देखा आपने, A का R है, 2 ऑप्शन है। फिर आपने B देखा, B का S, एक ऑप्शन है, खत्म हो गया। नीट में, जेई में या किसी और कंपटीशन में सिर्फ इतना ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास मास पे, रेडियस पे, और आगे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1, 1/2, 2/3, 2/5, कुछ और भी हो सकता है। मास पे कहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप, डिस्क है, रिंग है, शेल है, सफियर है, उन पे डिपेंड करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है तो रिंग,
सेंटर से पास कर रहा है, एज के अबाउट है, उस पे डिपेंड करेगा। तो इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या थी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशन में m की जगह i और v की जगह ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऑफ i का क्या लिख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 ओमेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, radius of gyration of uniform rod of length L about an axis passing through its one end, moment of inertia होता है m k square बेटा, axis passing through one end and perpendicular to length, तो moment of inertia होता है ml square by 3 for one end बेटा, m से m कट गया तो k क्या आ जाएगा, l by root 3, तो क्या आ जाएगा, l by root 3। समझे? ओके, सिंपली हमें क्या करना है, आई को m के स्क्वायर, आई कितना है, ml स्क्वायर बाय 3, ये हमने पुट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज सेम मास एंड सेम रेडियस। गौर से देखिए बेटा, सेम मास एंड सेम रेडियस, तो रिंग का अबाउट इट्स डायामीटर, ध्यान रखना है, अबाउट इट्स डायामीटर, रिंग का डायामीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। फिर डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर, डिस्क का डायामीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। होलोस्फीयर का अबाउट इट्स डायामीटर, वो तो सारे डायामीटर ही होते हैं जो सेंटर से पास करेगा, होलोस्फीयर का 2/3। सॉलिड स्फीयर का वो हमारे पास क्या होगा, 2/5। अब कई बार इसे कंपेयर करने में दिक्कत होती है, मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूं बेटा, 0.5 एम आर स्क्वायर। डेसिमल में थोड़ा आसानी से आप इसे देख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.67 और ये हो जाएगा 0.4 एम आर। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास क्या पूछा था, हाईएस्ट, क्या पूछा था, हाईएस्ट किसका होगा बेटा, हाईएस्ट हमारे पास होलोस्फीयर का। ओके, तो इसके साथ हमारी ये क्वेश्चन नंबर 26 to 50 की डिस्कशन कंप्लीट होती है फ्रॉम चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं COM, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक NCERT at your fingertips by the publication MTG। ओके बेटा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए, प्लेलिस्ट को देखने के लिए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।